नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ के लिए स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित द्विवेदी युग का भाग 1 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे द्विवेदी युग का परिचय एवं प्रवृत्तियां। तो इसके अंतर्गत हम सभी कुछ डिस्कस करेंगे, उसका नामकरण किस प्रकार पड़ा है, इसमें क्या विशेषताएं रही हैं और ये किस वजह से इसका नाम द्विवेदी युग पड़ा है। तो इस तरह सभी कुछ डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम हिंदी साहित्य से संबंधित यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसे जो 52 क्लासेस से संबंधित हो चुकी हैं, लगभग 53। तो अगर आपने अभी तक क्लासेस अटेंड नहीं की हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर चेक कर लें और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं द्विवेदी युग का परिचय एवं प्रवृत्तियाँ। तो ये है प्लेलिस्ट के लिंक जो कि आपको ये पीडीएफ प्राप्त होगी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आप वहाँ से अगर किसी भी प्लेस पे आपको जाना है पेपर 1 से संबंधित या पेपर 2 से संबंधित तो आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं पीडीएफ में। तो द्विवेदी युग का परिचय की बात कर लेते हैं। भारतीय युग जो था उसके बाद का जो समय रहा है वो द्विवेदी युग माना गया है और भारतीय युग को जो आधुनिक काल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और तो द्विवेदी युग जो है वो उसका एक विस्तृत प्रांगण कहा जाएगा जहां उन प्रवृत्तियों का विकसित हुई हैं, वो प्रवृत्तियां विकसित हुई और पल्लवित हुई हैं जो भारतीय युग के प्रारंभ में हुई थी। तो विशेषतः हम इसे कह सकते हैं कि भारतीय जनमानस में जो उस समय जो स्थिति थी, उनके जो प्रवृत्तियां जो थी वो अभी हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो भारतीय जनमानस में स्वदेशानुराग और नव जागरण के जो बीज थे वो भारतीय युग में अंकुरित हुए थे, लेकिन अगर कहें तो पल्लवित इसमें हुए हैं, विकसित इसमें हुए हैं। शुरुआत वहां से हो गई थी और पूर्ण रूप से पल्लवित इस द्विवेदी युग में हुए थे। और हिंदी काव्य में 1900 ईस्वी तक का काल जो है वो द्विवेदी युग से जाना जाता है। 1900 से 1920 ईस्वी तक का काल जो है वो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं 1918 भी दिया रहता है, तो 1920 हम मोटे तौर पर ध्यान रखें। तो इस काल में 19वीं सदी का अंत होते होते जो भारतीय युग की समस्या पूर्ति जो लिखी जाती थी या फिर निरस्तुक बंदियां थी, उससे सभी का हृदय जो था वो एकदम विमुख होने लगा, उससे अलग होने लगा। और लंबे समय से जो काव्य भाषा चली आ रही थी उसमें एक तरह का नीरसता आने लगी थी सब में। वो एक पहले जो ब्रज भाषा का जो आकर्षण था वो भी धीरे धीरे लुप्त होने लगा था और उसकी जगह जो ले ली थी वो खड़ी बोली ने ले ली थी। तो इसीलिए जो उस समय की जो भाषा रही है सभी रचनाओं की कहें या उस समय जो द्विवेदी जी ने जो विशेष बल दिया था वो खड़ी बोली के प्रयोग पर बल दिया था। और द्विवेदी युग जी का जो जन्म है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो द्विवेदी युग का पहले हम नामकरण देख लेते हैं। इसका जो नामकरण किया गया है वो पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो किया है वो द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। प्रथम उत्थान भारतीय युग रखा है और द्वितीय उत्थान इसको कहा है। और इसकी समयावधि उन्होंने बताई है 1893 से 1918 ईस्वी तक। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा बताया गया है। और डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम दिया है और इसकी समयावधि उन्होंने 1900 से 1918 ईस्वी तक बताया है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि 1900 से 1918 के आसपास का जो 18 तक का ही समय वैसे मुख्यतः सभी जगह दिया रहता है, लेकिन मोटे तौर पर अगर हमें ध्यान करना हो तो हम 1900 से 1920 ईस्वी तक ध्यान रखते हैं। और जो अब हम बात करेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग। जो ये द्विवेदी युग जो नाम दिया गया है वो उन्हीं के नाम के आधार पर दिया गया है। उन्होंने जो साहित्य की साधना की है उन्हीं के नाम के आधार पर ही द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। तो द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के गर्मा मंडित व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर किया गया था। और उन्होंने जो सरस्वती पत्रिका के वो संपादक रहे हैं, उसके रूप में जो उन्होंने समाज में एक हिंदी की कहे तो और समाज की कहे तो सभी तरह से उन्होंने बहुत महान सेवा की है और हिंदी साहित्य की दिशा में और दशा में को बदलने में उन्होंने बहुत ही अभूतपूर्व योगदान दिया है।
तो सरस्वती पत्रिका के बारे में हम एक छोटा सा वीडियो सुबह डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं इस क्लास के बाद। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो सरस्वती पत्रिका का जब से संपादन प्रारंभ किया था 1903 से, तो उसके बाद जो उन्होंने उसके माध्यम से समाज में जो परिवर्तन लाए, चाहे राष्ट्रीय जो भावना थी उसको राष्ट्रीयता जगाने की कोशिश की, और उसमें बुद्धिवाद थी, उसमें नवीन मूल्यों की स्थापना की, और नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण के प्रति लोगों को जागृत किया। जो पहले द्विवेदी जी जो थे उनसे उन्होंने कवि कर्तव्य जैसे निबंधों लिखे, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि गद्य और पद्य की भाषा एक हो सके, कि जैसे जो ब्रज भाषा थी उसको लोग पद्य के रूप में यूज करते थे और खड़ी बोली को गद्य के रूप में। तो उन्होंने द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य जैसे निबंध लिखे, उनके द्वारा कवियों को उनके कर्तव्य का बोध कराया, जैसे उन्हें दिशा निर्देश दिए, उन्हें विषय शैली इन सभी का ज्ञान कराया, उनको बताया कि आपकी कहाँ त्रुटियां हैं, आपको क्या सुधार करने हैं, और उनकी भाषा को एक सुंदर रूप प्रदान किया। नीलम जी गुड इवनिंग। तो उन्होंने जो छंद योजना के बारे में या कहें जो विराम चिन्हों का सभी कुछ दृष्टि से जो द्विवेदी जी ने जो योगदान दिया है हिंदी साहित्य में, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और उस द्विवेदी युग के जो प्रवर्तक हैं, हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जिनका जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था। तो इनके बारे में हम एक जो प्रतिनिधि कवि का एक वीडियो बाद में बनाते हैं, द्विवेदी युग का है तो द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि का बनाएंगे, तो उसमें आपको इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियां समझने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से द्विवेदी जी के बारे में। तो इन्होंने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था प्रारंभ, और 1920 तक वो इस पत्रिका के संपादक रहे। तो लगभग 17 वर्षों तक इसके संपादक बने रहे थे, और उन्होंने गद्य लेखन के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही विशेष सफलता प्राप्त की थी। इनके लिखे हुए जो अनुदित ग्रंथ हैं, और ग्रंथों की लगभग संख्या 80 है, और ये आधुनिक काल में हिंदी गद्य व पद्य भाषा के परिमार्जक हैं। और काव्य भाषा में के रूप में इन्होंने खड़ी बोली को अपनाया था, और उसी के लिए ही सभी को उन्होंने इसी के लिए प्रेरित किया था कि सभी खड़ी बोली का ही प्रयोग करें। तो द्विवेदी युग में वैसे गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी गई हैं, तो दोनों की भाषा के रूप में खड़ी बोली का ही विकास हुआ था। तो अब हम कुछ बात कर लें द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियों की, जो उस समय काव्य प्रवृत्तियां क्या क्या रही थी उनसे संबंधित। तो सबसे पहली जो प्रवृत्ति थी समन्वयवादी स्वर। तो जो ये द्विवेदी युग है, इसको कुछ विद्वान नवजागरण काल कहते हैं। विद्वानों ने जो नाम दिया है वो ध्यान रखें, नवजागरण काल भी इसी को कहा जाता है, पुनरुत्थान का काल भी इसी को ही कहा जाता है, क्योंकि इस काल में कवियों ने जो पुरानी परंपराएं चली आ रही थी, रूढ़ियां जो चली आ रही थी, उनको त्याग दिया था। एक नया उन्होंने विचारधारा आई काव्य में, तो उनका अपनी रचनाओं में समन्वय किया, उनका प्रयोग किया, उनको जो पुराना जो नक्सिक वर्णन था या कहें जो रीति निरूपण वगैरह था, इन सभी को इसमें त्याग दिया था। तो इसलिए ये जो काल है द्विवेदी युग, इसको नवजागरण या पुनरुत्थान काल भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पुरानी जो परंपराएं थी, रूढ़ियां थी, उनको उन्होंने त्याग दिया था, और जो रूढ़ियों को तोड़कर जो चारों तरफ जो विकास हुआ है वो द्विवेदी युग में ही हुआ है काव्य के क्षेत्र में। तो सबसे पहली विशेषता हम देखते हैं समन्वयवादी स्वर। तो द्विवेदी युग के कवियों में समन्वयवादी स्वर सर्वाधिक मुखरित हुए हैं। इस समय राष्ट्रीय चेतना परिपक्व अवस्था में पहुंच गई, और उसका प्रभाव सामाजिक जीवन पर भी पड़ने लगा था। साथ ही पुराने पड़ गए रीति रिवाजों, रूढ़ियों आदि के विरुद्ध विद्रोह की भावना उठने लगी थी। तो ये जो विद्रोह था, ये विद्रोह नारी समस्या से संबंधित था, या छूत अछूत की समस्या जो थी वो चली आ रही थी, उससे संबंधित था। ऊंच नीच का जो एक बुराई जो समाज में व्याप्त थी, और जो सामाजिक विषमताओं के विरुद्ध कह सकते हैं आप, पूरी तरह से एक ये विद्रोह चला। और ये विद्रोही भावना जो थी वो परिपक्व की अवस्था में इसमें पहुंच गई थी। लेकिन एक सुधारवादी इसमें दृष्टिकोण भी रहा है, और इस युग के जो कवि हैं वो समन्वयवादी कवि और कलाकार कहलाए जाते हैं, क्योंकि उनमें विद्रोह भावना और समाज सुधार का दृष्टिकोण दोनों ही उनमें
पाया जाता है। तो ये इसलिए समन्वयवादी स्वर जो एक उस समय मुखर जो एक पल्लवित हुआ सभी के सामने एक उनकी रचनाओं में देखने को मिला, तो वो इसीलिए था क्योंकि उन्होंने विद्रोह की भावना भी अपनाई और उन्होंने सुधारवादी दृष्टिकोण भी अपनाया था। और अगली अगर विशेषता की बात करें स्वउद्देश्यता, तो द्विवेदी युग के जो कवि थे उन्होंने एक अपने उद्देश्य को ध्यान में रखकर, एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपनी रचनाएं लिखी हैं। उनको बस ये नहीं था कि केवल कवि ने जो भी रचना लिखी है उनका एक मनोरंजन करने के उद्देश्य से उन्होंने कविता नहीं लिखी है, वरन उनका कविता कर्म राष्ट्रोत्थान, समाज सुधार आदि के लिए था। और विचार करें तो पाते हैं कि प्रतीक जो कलाकृति की रचना के मूल में कलाकृतिकार ने का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य निहित रहा है। यानी जो भी रचनाएं लिखते थे तो वो किसी ना किसी उद्देश्य से जरूर लिखते थे, और बिना उद्देश्य की रचना कर पाना ही का जो भी रचनाएं की जाती थी वो सार्थक रचनाएं नहीं मानी जाती थी। और बिना उद्देश्य की रचना सार्थक भी नहीं समझी जा सकती। चाहे कवि हो या कलाकार या साहित्यकार, वो स्वउद्देश्य ही सृजन में प्रवृत्त होते हैं। तो बिना उद्देश्य की रचना की सार्थकता समझ पाना बहुत ही कठिन होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, क्योंकि उस समय जो राष्ट्रीयता की भावना उन्होंने जागृत की, समाज सुधार के प्रति जो रचनाएं लिखी, समाज में एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया, तो वो एक उद्देश्य पहले से निर्धारित रखते थे और उन्हीं पर आधारित वो अपनी रचनाएं लिखा करते थे। तो किसी न किसी उद्देश्य से, यानी विशेष अपना उद्देश्य रख के उससे लिखते थे। उद्देश्य अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी कवि जो था वो स्वांतः सुखाय लिखता था। ऐसा नहीं था दूसरों की खुशी के लिए वो लिखता हो, तो वो स्वयं की खुशी के लिए लिखते थे, तो कोई समाज या राष्ट्र के हित के लिए लिखते थे। तो इसलिए जो रचनाएं लिखी गई थी वो उनका कोई उद्देश्य रहा है। और इनके बारे में अगर एक हम साकेत में जो मैथिली शरण गुप्त जी ने कुछ रचना लिखी थी कि किंतु होना चाहिए कब क्या कहाँ, व्यक्त करती हैं कला ही अब यहाँ, मानते हैं जो कला के अर्थ ही, स्वार्थ नहीं करते कला को व्यर्थ ही। तो ये उन्होंने द्विवेदी युग के जो काफी प्रमुख और प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, उन्होंने कला को जीवन के प्रति उपयोगी मानते हुए उस पक्ष में ये लिखा था। और उन्होंने एक और लिखा था कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए और उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये ध्यान रखें अगर कहीं पे आ जाता है तो। और बाकी हरिऔध जी ने अपनी जो प्रिय प्रवास है उसमें आदर्श समाज सेवक कृष्ण और लोक सेविका के रूप में राधा का दर्शन किया है, और इसके माध्यम से उन्होंने भारतीय युवक जो थे उन्हें देश प्रेम के प्रति एक नई चेतना का उनमें संचार करने का प्रयास किया था। चाहे और राम नरेश त्रिपाठी जी ने अपना जो एक काव्य लिखा था पथिक, उसमें भी नौजवानों के लिए एक प्रेम का एक उच्चादर्श सामने प्रस्तुत किया था। और प्रिय प्रवास में तो राधा के स्वरूप का उन्होंने निर्माण इस तरह से किया है हरिऔध जी ने कि समाज सेविका और आदर्श प्रेमिका की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमूर्ति वो उसमें दर्शाई गई हैं। तो उनकी राधा जो थी वो रीतकाल के कवियों की जो एक उन्होंने रीतकाल के कवियों ने जो प्रयोग किया था उनकी तरह एक मात्र बिलास की कठपुतली नहीं थी, और बहुत ना ही शूर की राधा की तरह कृष्ण के विरह में गुमसुम बैठने वाली राधा थी। तो इस युग में जो रचना की गई वो एक आदर्श प्रेमिका के रूप में उन्हें दर्शाया गया और समाज सेविका के रूप में राधा को दर्शाया गया। तो हमें यहाँ से समझ में आ सकता है कि जो भी रचना लिखते थे वो समाज की भलाई के लिए लिखते थे, कुछ उद्देश्य देने के लिए, कुछ निर्देश देने के लिए लिखी जाती थी। और तीसरी जो विशेषता है पुनरुत्थान की भावना। तो पुनरुत्थान का अर्थ समझें तो उसका अर्थ होता है कि प्राचीन गौरव को अक्षुण्ण रखते हुए, प्राचीन रूढ़ियों से अपने को मुक्त करते हुए प्रगति के पथ की ओर कदम बढ़ाने को प्रवृत्ति। तो जब हम जो प्राचीन गौरव को भी हम न खंडित करते हुए जो प्राचीन रूढ़ियां हैं उनसे लेकिन अपने आप को मुक्त करते हुए अपना एक अलग प्रगति पथ पर हम चलने लगे, कदम बढ़ाने लगे, तो वो ही पुनरुत्थान होता है। और वैसे तो पुनरुत्थानवाद युग की देन है और ये प्रवृत्ति अंत तक उसकी काव्यधारा के साथ बहती रहती है तथा अन्य प्रवृत्तियों का समावेश उसमें होता गया है। जो गुप्त जी ने हमेशा जो अपने देश और जात के गौरव में अतीत को ही जिज्ञासा के दृष्टि से देखा है, और सबसे पहली रचना में युवक मैथिली शरण का उत्साह और वीरता की भावना का परिचय मिलता है। तो हम उसमें देख सकते हैं उनकी रचना में से
उनके हम जो भी रचना इसमें देखते हैं, जैसे रंग में भंग हो गई, उसकी कथा जो थी उसमें बूंदी और चित्तौड़ के बीर राजाओं की राजपूतों की कहानी थी। हरिओ जी के प्रिय प्रवास हुआ या वैदेही वनवास हुआ, तो उसमें श्री कृष्ण, राधा, यशोदा, बलराम और राम और वैदेही, इन सभी का युगान रूप एक आदर्श रूप में उन्हें प्रस्तुत किया गया था। तो ये एक पुनरुत्थान की भावना थी कि जो पुराने जो एक कलेवर था उससे एक बाहर निकलते हुए कवि के मस्तिष्क में जो एक अलग छवि थी वो उन्होंने समाज के सामने प्रस्तुत की है। और अगली विशेषता देखें तो मानवतावादी दृष्टिकोण। तो अभी तक काव्य में हिंदू भावनाओं को बाड़ी मिलती थी और तभी तो रामकृष्ण पर कविताएं प्रचुर परिणाम में हुई थी और समय की मांग को देखते हुए धर्म से ऊपर उठकर मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना उचित समझा गया। तो अभी तक जो इसमें रचनाएं लिखी जा रही थी, चाहे भक्ति काल की बात करें या फिर रीत काल की, तो उसमें जो रचनाएं थी वो समय की मांग को देखते हुए लिखी जा रही थी। उसी तरह से इसमें भी समय की मांग को देखते हुए लिखी गई, लेकिन इनका जो दृष्टिकोण था वो बिल्कुल अलग था। इसमें उन्होंने एक नैतिकता प्रस्तुत की, एक आदर्श भाव से एक नया दृष्टिकोण लोगों में जागृत करने का प्रयास किया है और जो पीड़ित थे, शोषित थे, उनके प्रति सहानुभूति दिखाई है और एक हास्य की अपेक्षा उन्होंने व्यंग की प्रधानता जो इस समय में अधिक हमें देखने को मिलती है। और मानवतावादी दृष्टिकोण रहा है कि समय की मांग को देखते हुए धर्म से ऊपर उठकर उन्होंने लिखा है और इसलिए जो द्विवेदी युग के कवि थे वो रामकृष्ण को महान के रूप में उपस्थित करना उपयुक्त समझते थे, बजाय जो उसमें पहले दिखाए जाते थे एक अलग तरह के कृष्ण जो गोपियों के साथ रास रचाने वाले, और उसके माध्यम से बस उनको उतना ही दिखाया जाता था। लेकिन इस युग में उनके जो कारण थे, जो उनका जो एक दृष्टिकोण था, आदर्श रूप जो था उसको दर्शाया गया और ये मानवतावादी दृष्टिकोण रहा है। और अगला है सांस्कृतिक स्वरों की मुखरता। तो अब तक कविता में धर्म प्रमुख था रीत काल में और भक्ति काल में धर्म प्रमुख रहा था, परंतु अब धर्म को मानव धर्म के रूप में देखने की शुरुआत हुई थी। सबसे बड़ा जो इस समय जो धर्म माना जा रहा था वो मानवता मानी जा रही थी और दूसरे शब्दों में हम कहें तो संस्कृति का बाना पहनाया गया। तो इसमें जो संस्कृति मानव के आदिम बर्बर रूप को सुधारती है और इस युग में काव्य में पशु प्रवृत्तियों को दूर करके मानव को संस्कारी स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया है। तो इसमें जैसे प्रिय प्रवास में हम बार बार प्रिय प्रवास की बात करें क्योंकि महाकाव्य है, तो प्रिय प्रवास में जो राधा है वो मथुरा से योग का उपदेश देने आए। जो उद्धव थे उनको मानव की आदिम प्रवृत्ति का प्रेम बताती हुई उन्हें जगत प्रेम के संस्कार में बदलने की एक समझ को उनके अंदर डालना चाहती थी, उनको समझाना चाहती थी कि एक जगत प्रेम का जो संस्कार है वो क्या है। और वो जो उद्धव जो उन्हें समझा रहे थे वो उनका उल्टा ही जो था, बिल्कुल उद्धव सोचते थे कि ये एक उद्धव का जो दृष्टिकोण था वो वहां जाके बिल्कुल पूरी तरह से बदल गया था। जब राधा से मिले, गोपियों से मिले, तब उनका पूरा सोचने का तरीका बदल गया। और प्रिय प्रवास काव्य में तो ईश्वर के गुणगान, मात्र सिद्धांतों का बखान को ही केवल एक महत्व नहीं दिया कि उनके जो ईश्वर का गुणगान किया जाए, सिद्धांतों का ही बखान किया जाए, बल्कि उसमें मानवीय आदर्शों को प्रतिष्ठित किया गया है। तो हम प्रिय प्रवास वैसे भी डिस्कस करेंगे, हमारे सिलेबस में ही दिया गया है अलग से। और तो इस काव्य की जो द्विवेदी युग की प्रवृत्ति का परिचय देते हुए हम एक कवि जो एक रचनाकार है प्रोफेसर विशंभर अरुण, उनकी कुछ एक पंक्ति देखते हैं कि जन सेवा तथा विश्व प्रेम का भाव इस युग के कवियों की धार्मिक कविता का आधार है, जो वास्तव में धर्म की संकुचित सीमाओं में नहीं बट पाता क्योंकि उसका आधार सांस्कृतिक हो जाता है और इस प्रकार इस युग में संस्कृत में समाहित होकर सर्वग्रहित की क्षमता को पा सकता है। तो जो मेन है हमें यही समझना है कि सांस्कृतिक स्वरों की मुखरता जो थी इसमें रही है, धर्म को प्रधानता नहीं मिली है, धर्म से बढ़कर मानव धर्म को ऊपर रखा गया है, मानव प्रेम को ऊपर रखा गया, मानव प्रेम को पीछे रखकर जगत प्रेम को दर्शाया गया कि समाज का किस तरह से कल्याण हो, ये राधा जी के माध्यम से दर्शाया गया था प्रवास में। तो एक अलग ही प्रकार की इसमें हमें धार्मिक रूप से भी एक संदेश दिया गया था। रचनाएं भले ही धर्म पर को आधार बनाकर लिखी गई हों, लेकिन उनका उद्देश्य अलग था, उनका विषय अलग था।
और बौद्धिकता का प्राधान्य। तो इस युग में जो धार्मिक द्विवेदी युग के कवि भावनाओं में बह जाने वाले प्राणी नहीं रह गए थे, जबकि भारतीय युग के कवियों तक भावुकता की प्रवृत्ति प्रधान दिख रही थी। और साकेत के सीताराम युग और समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए आए और प्रिय प्रवास में हरिऔध के राधा कृष्ण को का लक्ष्य भी जगहित करना ही था। यानी जो इसमें कुछ मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो उसको थोड़ा ध्यान रखें। आप लोग पढ़ सकते हैं, बाकी आपको समझ में आ ही जाएगा। तो इसमें बौद्धिकता की प्रधानता इस तरह से थी कि इस युग में जो कवि थे वो भावनाओं में नहीं बहते थे। वो ऐसा नहीं था कि उन्होंने किसी भावनाओं में अपनी, जो जैसे रीत काल में जो अपनी उन्होंने विरह का वर्णन करते गए, या जो वो उन्होंने अपने आप से ऊपर बढ़कर उन्होंने देश हित को सर्वप्रथम रखा। और जो बौद्धिकता जो थी उसकी समझ के सहारे जो रचे हुए ग्रंथ हैं द्विवेदी युग के, वो एक उससे नई चेतना का संचार हुआ था समाज में, जिससे पराधीनता के जो उसमें पड़े हुए थे, जाल में जो पड़े हुए थे देशवासी, उनको ऊपर उठने का उन्होंने जागृत करने का प्रयास किया, उनको संदेश दिया, अंग्रेजों के विरुद्ध जाने का संदेश दिया। तो इस तरह से देश में एक देश प्रेम की भावना जो थी वो बहुत ही उच्च रूप में हमें दिखती है इसमें। और कर्मवाद का संदेश, तो द्विवेदी युगीन कवियों की भारतीय समाज को सबसे बड़ी देन यही है कि उन्होंने भाग्यवाद के चंगुल में फंसे देशवासियों को कर्मठ बनने की प्रेरणा दी थी। तो जो भी देशवासी जो थे वो ये सोचते थे कि भाग्य है हमारा तो ऐसा, तो उन्होंने इस सोच से बाहर निकलने का प्रयास किया। द्विवेदी जी के ने या फिर द्विवेदी युग के जो भी कवि रहे हैं उन सभी ने ऐसी रचनाएं लिखी कि लोग अपने कर्मवाद को विशेष रखे और देशवासी जो हैं वो कर्मठ बने। तो इसमें अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और कि जो ये इसमें की अकर्मता बनाने की निवृत्तवादी विचारधारा से भारतीयों को दीनहीन बनाकर दुर्दशा में पहुंचा दिया गया था। तो ये जो कर्मवाद से संबंधित ये है कि ये जो था अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये जो मलुकदास का ये पंक्ति है। तो इसमें जो भारतीय जो थे उन्होंने दीनहीन बनकर एक दुर्दशा में पहुंच रहे थे, उनके बारे में उन्होंने इस तरह से कह सकते हैं कि उस विचारधारा से निकलने का प्रयास कराया द्विवेदी युग के कवियों ने। और जो भारतीय जो थे उन्होंने प्राचीन उपनिषद अगर हम देखें, इस संघर्षों से बचने और कर्म से विमुख करने वाली इस निवृत्तिवादी विचारधारा का मूल भारतीयों में उपनिषदों से था, और जैन और बौद्धों ने विशालतर रूप प्रदान किया है। और आगे चलकर जगत गुरु शंकराचार्य ने इसी निवृत्तवादी विचारधारा पर अपने सारे दार्शनिक सिद्धांतों का निर्माण किया, और ये निवृत्तवादी विचारधारा आज के निवृत्तवादी युग में बाधा के रूप में उत्पन्न हुई थी। तो यही कारण था कि जो चाहे स्वामी विवेकानंद हो या फिर दयानंद सरस्वती हो या लोकमान्य तिलक हो, इन सभी विचारकों ने निवृत्तवादी विचारधारा का खंडन किया और कर्मवाद को प्रधानता दी। तो इसमें जो द्विवेदी युग है इसमें भी कर्मवाद का ही संदेश दिया गया है। अगर हम ये सब पिछले छोड़ दें कि पहले क्या हुआ, उसको ना देखते हुए हम ये समझें कि जो उस समय की विचारधारा ये रही है कि आप कर्मवाद को ध्यान दें बजाय भाग्यवाद के। और अगली विशेषता है नारी के प्रति सम्मान की भावना। तो द्विवेदी युग के कवि जो थे उनमें नारी के संबंध में उन्होंने भारतीय मान्यताओं को भी जो नहीं मानते थे, कि जो नारी को शील मानते थे, विनम्र मानते थे, तो इन सब के आवरण में पुरुषों का गुलाम बना देते थे। तो ये जो विचारधारा थी द्विवेदी युग के कवि नहीं मानते थे, बल्कि वे ये मानते थे कि भारतीय मान्यता के समर्थक थे, लेकिन जो नारी की पूजा सिखाती है और बताती है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। जैसे इसलिए जो गुप्त जी थे उन्होंने नारी की महत्ता का गायन करते हुए अपने उसे पुरुषों से भी ऊपर दर्शाया था। जैसे उन्होंने लिखा था कि एक नहीं दो मात्राएं और नर से भारी नारी है। तो और हरिऔध जी ने तो प्रियप्रवास में राधा जी का आदर्श चित्रण किया ही है, उनको एक लोक सेविका के रूप में चित्रित किया है। तो ये जो नारी के प्रति सम्मान की भावना जो पहले नहीं थी वो इस युग में दर्शाएगी। पहले क्या ऐसा था कि नारी को ऐसा शील और विनम्र स्वभाव का समझा जाता था, जो कि और उस समझाते हुए ही उनको एक पुरुष का गुलाम जैसा प्रतीत कर दिया जाता था। तो वो इस युग में बिल्कुल वो
एक विचारधारा बिल्कुल बदल गई, वो भावना एकदम से बदल कर उन्होंने नारी के प्रति सम्मान की रचनाएं लिखने लगे, नारी प्रधान रचनाएं लिखी जाने लगी। और अगला है प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण। तो अब तक हिंदी काव्य में प्रकृति के स्वतंत्र चित्रणों का अभाव था और प्रकृति का चित्रण मात्र उद्दीपन रूप में होता था। और यहाँ तक कि भारतीय युग में भी प्रकृति चित्रण के कुछ स्वतंत्र चित्रों के अतिरिक्त परंपरागत रूप को ही अपनाया गया था। और द्विवेदी युग के कवियों का मन मानवीय व्यापारों के अतिरिक्त प्रकृति के अनुपम सौंदर्य में भी आकृष्ट हुआ, इसलिए उनके अनुपम सौंदर्य के स्वतंत्र चित्र अंकित किए गए। उन्होंने जो है अपनी रचनाएं लिखी, उन्होंने एक जो भारतीय युग में भी रचनाएं लिखी गई थी, लेकिन उसमें जो प्रकृति चित्रण किया गया था वो जो पुराना जो चला आ रहा था तरीका, उसी पर ही लिखा जा रहा था। लेकिन द्विवेदी युग के जो कवि थे उन्होंने जो मानवीय व्यापारों के अतिरिक्त जो प्रकृति के एक सुंदर या सौंदर्य रूप के प्रति उनका जो आकृष्ट हुए वो, और उन्होंने इसको ही ध्यान में रखकर अपनी रचनाएं लिखी थी। चाहे रहस्यात्मक हो या फिर आलंबन हो, प्रकृति के आलंबन की बात की जाए तो ये सभी जो थे एक नवीन रूपों का इसमें चित्रण किया गया था। तो जैसे श्रीधर पाठक हैं और हरिओद हैं, मैथिली सर गुप्त जी, तो इन सभी कवियों ने प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण किया है। हम आगे उनकी रचनाएं पढ़ेंगे, उन कुछ होंगी तो उनको जब डिस्कस करेंगे तो उनके विषय भी साथ में डिस्कस करेंगे। तो हरिओद जी ने तो प्रिय प्रवास में ब्रज की सुषमा के रमणीय चित्रण का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और अलग अलग प्रकार से किया। जैसे उन्होंने यमुना और ब्रज के कुंज वृक्ष सभी का चित्रण बहुत सुंदरता से किया है। तो इसमें एक स्वतंत्र चित्रण किया जाता था, एक पुरानी जो परंपरा थी उसको आधार बनाकर रचनाएं नहीं लिखी जा रही थी, बदल गया था वो सभी स्वरूप। और अगला है प्रबंध रचना और इतिवृत्तात्मकता की प्रवृत्ति। तो रीत काल और भक्ति काल के कवियों में द्विवेदी युग के कवि प्रबंध काव्यों की रचना में विशेष प्रवृत्त हुए और गुप्त जी ने जयद्रथ वध, सिद्धराज, यशोधरा और कुणाल गीत, साकेत, जय भारत आदि काव्यों की रचना की। तो इस समय जो काव्य रूप थे वो भी बिल्कुल पूरी तरह से बदल गए थे। पद्य के क्षेत्र में मुक्तक से अलग महाकाव्य लिखे जाने लगे, प्रेमाख्यान काव्य, आख्यान काव्य, प्रबंध काव्य, गीत काव्य, ये सभी लिखे जाने लगे और मतलब अनेक जो प्रकार के रचनाएं लिखी जाने लगी। और इसमें रीत काल में और जो साकेत लिखा गया, जयद्रथ लिखा गया और यशोधरा लिखा गया। तो ये प्रबंध काव्य में जो थे, इनमें कवियों का मात्र कहने का ये नहीं था कि उनकी कहने की प्रवृत्ति और इतिवृत्तात्मकता का विकास हो गया था, उन्होंने प्रबंध काव्यों का सृजन किया था और इसमें अधिकांश मुक्तक काव्य की रचना की प्रवृत्ति मिलती थी, वो बदल गई थी और बाकी सभी काव्य रूपों का प्रयोग किया गया था। तो ये दोनों लगभग एक जैसे ही होंगे कि इसमें भी जो काव्य रूपों की दृष्टि ये काल पर्याप्त समृद्ध था और इस युग में प्रबंध काव्य, खंड काव्य और प्रगति मुक्तकों की रचना हुई। तो इस समय जो भी रचनाएं लिखी जा रही थी इसमें हिंदी साहित्य को सजाने संवारने के कारण जो था, इस युग में अनेक प्रकार के काव्यों का निर्माण किया जाने लगा। और चाहे हमने बात की जो गद्य के क्षेत्र में घटना प्रधान रचनाएं लिखी जाते थे, चरित्र प्रधान और ऐतिहासिक और पौराणिक सभी प्रकार के उपन्यास लिखे जाने लगे, कहानियों के अतिरिक्त जो समालोचना थी या निबंध थे, इन सभी का विकास इस युग में हुआ था। तो इस तरह से हम सभी काव्य रूपों का इसमें विकास देख सकते हैं, जैसे चाहे पद्य के रूप में हो चाहे गद्य में। पद्य में महाकाव्य लिखा गया, प्रेमाख्यान थे, आख्यान थे, प्रबंध काव्य थे और गद्य के क्षेत्र में घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, ऐतिहासिक प्रधान रचनाएं लिखी जाने लगी। और खड़ी बोली की प्राण प्रतिष्ठा की बात करें तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्य क्षेत्र में पदार्पण के समय तक गद्य की भाषा तो खड़ी बोली बन चुकी थी, पर पद्य की भाषा वही ब्रज भाषा की बोली ही चली आ रही थी। तो भारतीय युग में हमने ये देखा है, ये विशेषता यही कारण था कि भारतीय हरिश्चंद्र ने गद्य में तो धड़ल्ले से खड़ी बोली का प्रयोग किया, परंतु पद्य में उसी पुरानी परंपरा विहीन ब्रज भाषा को ही रहने दिया। तो यहाँ पे पद्य और गद्य थोड़ा सा भाव जो है वो अलग तरह से लिखा गया है। आप कुछ लोग आ जाते हैं बाद में थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने की, अरे देखो टाइपिंग में सब मिस्टेक हो गया, तो ये थोड़ा ह्यूमन एरर है, इसको थोड़ा इग्नोर करें। बाकी इसमें जो इस युग में खड़ी बोली की प्राण प्रतिष्ठा की बात करें तो इसमें जो भारतीय जी थे उनके समय में हमने जो ब्रज भाषा देखी, ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था पद में, और लेकिन गद्य के लिए उन्होंने भी
खड़ी बोली का प्रयोग किया था। तो न केवल भारतीयों जी पर उस युग के साहित्यकारों की यही प्रवृत्ति परिलक्षित होती थी, अब तक विचित्र स्थिति को गद्य और पद्य को अलग अलग भाषाओं में रचा जाए, और आचार्य द्विवेदी ने गहराई से इसको समझा और समय की मांग को समझते हुए उन्होंने गद्य की भाषा यानी जो खड़ी बोली में ही पद्य की रचना भी हो, इस दिशा में सभी को प्रेरित किया। और सभी जो उस समय की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली भाषा जो थी, वो पत्रिका जो थी वो सरस्वती पत्रिका थी, तो उसके संपादक थे और उसी के माध्यम से उन्होंने अपना ये आंदोलन चलाया था द्विवेदी जी ने। तो उन्हें ये आंदोलन चलाने में बहुत बड़ी सुविधा इसीलिए हुई क्योंकि सरस्वती उस समय बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी, बहुत अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक रही है। और खड़ी बोली में पद रचना करने वालों की एक लंबी कतार उनके जो पुस्तक है उसमें हमें दिखाई देती है। और आचार्य द्विवेदी की प्रेरणा से खड़ी बोली में रचना करने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण जो कवि मिले हैं, जो रचनाकार मिले हैं, वो एक तो हरिऔध जी हैं और दूसरे मैथिली शरण गुप्त जी। तो ये दो जो थे, उन्होंने द्विवेदी जी से ही प्रेरणा लेकर अपनी रचनाएं लिखी थी। और अगला है छंदों के अभिनव प्रयोग। तो हिंदी में अब तक प्रयुक्त होते चले आ रहे छंदों के अतिरिक्त द्विवेदी युग के कवियों ने संस्कृत, मराठी, उर्दू, बांग्ला के अनेकानेक छंदों का प्रयोग किया और हिंदी उर्दू या हिंदी बांग्ला या हिंदी मराठी आदि छंदों के मेल से अभिनव छंदों की सृष्टि की कोशिश करी। तो इस युग में जो कोशिश की गई थी, जो रचनाएं लिखी गई थी, इस युग में अलग अलग तरह के छंद प्रयोग किए गए थे। कवि इसमें पारंगत थे, उन्हें काफी ज्ञान था अलग प्रकार के छंदों का। उतना हमें पुराने जो युग रहे हैं उनमें उन कवियों को उतना ज्ञान नहीं था छंदों का जितना इस समय के कवियों को मिला है। चाहे मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने काव्य में शताधिक छंदों का बहुत सफलता से प्रयोग किया है। हरिऔध जी ने भी अपने काव्य में बहुत अलग अलग छंदों का प्रयोग किया है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो परिप्रवास तो पूरा छंदों का ही काव्य है, तो इसलिए हमें जो इस काल की रचनाएं मिलती है उसमें छंदों की बहुत अलग अलग प्रकार के उसका प्रयोग मिलता है। इस प्रकार ये सभी जो कुछ विशेषताएं रही हैं, द्विवेदी युग की कुछ विशेषताएं थी। और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये PDF आपको प्राप्त हो जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में संडे को। तो और अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई विचार है तो magicalstudy@email@gmail.com पर हमें बता सकते हैं। नीलम जी धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। बहुत